हमने अब तक जितनी भी वीडियोस सीएसएस के टॉपिक्स के ऊपर बनाई हैं, उन सभी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए। आज की मार्केट में क्योंकि इंटेलेक्चुअल पोल्यूशन मौजूद है, स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि नोट्स खुद से बनाने हैं या किसी से बने बनाए भी खरीदे जा सकते हैं। तो इस सिनेरियो में किस डायरेक्शन को, किस तरकीब को, किस फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए जिसकी बेसिस पे एक पर्टिकुलर एस्पायरेंट अपकमिंग सीएसएस को लेके इफेक्टिव और यूजफुल नोट्स बना सके। तो इस बेस पे आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजफुल और इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाने चाहिए और किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए नोट्स बनाते हुए। इस नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहला सवाल यह है कि स्टूडेंट कहां पे फेल होते हैं नोट्स को बनाने में या नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करने में। वो यहां पे फेल होते हैं जब एक स्टूडेंट ये समझ लेता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, एक पर्टिकुलर टॉपिक के जब नोट्स वो बनाएगा तो इट मींस कि उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज, ईच एंड एवरी डिटेल वो वहां से उठा के उन नोट्स का पार्ट बना देगा। अगर ऐसा आप करेंगे तो इट कुड टेक मंथ्स टू मेक नोट्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट। और यही प्रॉब्लम है जो आजकल के स्टूडेंट्स फेस करते हैं। वो हर एक चीज लिखने की कोशिश करते हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और टॉपिक, और उसके बाद जब वो ऐसा करते हैं तो इवन एक टॉपिक को भी कवर करने में कई दिन लग सकते हैं, एक हफ्ता से भी ज्यादा लग सकता है। सिलेबस लंबा होता चला जाता है और स्टूडेंट के नोट्स भी लंबे होते चले जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि इवन जो टॉपिक ओरिजिनल था उससे नोट्स ज्यादा लंबे हो चुके हैं क्योंकि स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो डाटा है वो 10 मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ, और एंड पे सिवाय कंफ्यूजन के उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता क्योंकि स्टूडेंट ये समझ रहा होता है कि एफपीएससी शायद उसकी रीडेबिलिटी को, उसके लॉन्ग नोट्स को या उसके ब्यूटीफुल कलरफुल नोट्स को रिवॉर्ड करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। एफपीएससी हमेशा एक अच्छे एनालिसिस को, शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को और उसके अलावा रिवीजन को हमेशा रिवॉर्ड करता है। तो फिर इस बेसिस पे सवाल ये पैदा होता है कि एक बिगिनर को, एक न्यू एस्पिरेंट को फिर नोट्स मेकिंग कहां से स्टार्ट करनी चाहिए। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। वो ये है कि किसी भी कंटेंट को जब आप पढ़ते हैं तो उसको सबसे पहले पढ़ा जाता है फर्स्ट रीडिंग, जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। यानी आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए किसी बुक में से, उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, और सेकेंड रीडिंग आप जब उसको देंगे तो उसमें आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड रीडिंग में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और थर्ड स्टेज में आप आके उन्हीं पॉइंट्स को अलग से नोट्स का पार्ट बना लेंगे। यानी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में या इस पीस ऑफ कंटेंट में या इस बुक के अंदर, इस टॉपिक में ये अहम बातें हैं जो कि कल मैंने जाके अपने एग्जाम में मैनिफेस्ट करनी है, वहां पे जाके मैंने लिखनी है। तो इस तरीके से वो जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं वो आपने अलग से लिखे हैं, अब वो आपके नोट्स का पार्ट बन गए हैं। वो पूरा का पूरा टॉपिक, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक कैन नॉट बी रिगार्डेड एज नोट्स, और उनको नोट्स में ऐड भी नहीं किया जा सकता। यानी आपके नोट्स बनाने के लिए उस टॉपिक को, कोई भी टॉपिक हो, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, आज के एस्पायरेंट्स सबसे बड़ा जो गलती नहीं ब्लेंडर करते हैं, वो पहले टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, पहले नोट्स बनाना उससे रिलेटेड शुरू कर देंगे, और बाद में जब नोट्स को बनाएंगे तो नोट्स तो शॉर्ट वर्जन होते हैं किसी भी मेन स्ट्रीम कंटेंट का, जिसकी बेसिस पे उनकी जीरो अंडरस्टैंडिंग, जीरो एनालिसिस जो है वो डेवलप होगा और एंड पे वो फेलियर को ही फेस करेंगे अल्टीमेटली। तो इन ग्राउंड्स पे फर्स्ट स्टेज में रीडिंग दीजिए, सेकंड स्टेज में आप उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, और थर्ड स्टेज में आके उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में, ताकि आपको पता चले कि इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैंने डिस्कस करना है कल वाले अपने पेपर में। तीसरा और अहम सवाल कि नोट्स मेकिंग के लिए कौन से सोर्सेज को या रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। इसके लिए आपके पास 2 से 3 कॉम्प्रिहेंसिव सोर्सेज होने चाहिए। यानी आप कोई बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आप मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उस सोर्स को फॉलो कीजिए जिसमें वो पर्टिकुलर टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन्ड हो, यानी पूरा का पूरा ए टू जी एक्सप्लेन्ड हो। अगर आप यूएस ईरान वॉर पे कोई आर्टिकल आज का पढ़ेंगे तो उसमें सारी बात नहीं होगी, उसमें आज की डेवलपमेंट होगी, आज की अपडेट होगी, तो लिहाजा वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स नहीं है। तो आर्टिकल की बेसिस पे आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीटली तैयार नहीं कर सकते। किसी भी टॉपिक को तैयार करने के लिए उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का पता होना जरूरी है, उसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अलग से जॉट डाउन करना जरूरी है आपके लिए, जो कि आमतौर पे किसी बुक या मैगजीन का पार्ट हो सकते हैं, और उसके अलावा एआई की बेसिस पे भी आप हेल्प
ले सकते हैं चैट जीपीटी से या जेमिनाई से। ये भी इस चीज को सर्च करने में जो है वो आपके हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर टोटल रिलायंस नहीं होनी चाहिए। इसको एज अ वन सोर्स यूज किया जा सकता है। बाकी एक और सोर्स आपका बुक हो सकती है, आपकी बुक हो सकती है, और इसके अलावा एक और सोर्स जो है वो कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन हो सकता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रहे कि अपने सोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है। यानी आप एक ही टॉपिक 10 मुख्तलिफ जगहों से पढ़ रहे हो, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि 10 मुख्तलिफ जगहों से पढ़ेंगे तो रिपीटिशन ऑफ डाटा आमतौर पर उसका रिजल्ट होता है, जिसकी बेसिस पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकती है, या आप जब नोट्स बनाएंगे तो रिपीटिशन ऑफ डाटा की बेसिस पे आपके नोट्स अननेसेसरली लेंथी हो सकते हैं। जब भी आप किसी भी टॉपिक को, फॉर एग्जांपल टॉपिक आपका है यूएस ईरान राइवलरी, यूएस ईरान राइवलरी से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट फिगर्स आपको मिलते हैं, तो आप उन फैक्ट फिगर्स को सप्लीमेंट्री डाटा के तौर पे आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। एक टॉपिक है आपका कि वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान में आपने एक कॉजेस लिखा, लैक ऑफ वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ना कोई एक एडिशनल फैक्ट और फिगर्स आप वहां पे ऐड कर लीजिए। इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री डाटा। इस बेसिस पे आपको अपनी बात को प्रूव करने में जो है वो हेल्प मिलेगी। यानी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट रेस करेंगे कि पाकिस्तान में डैम्स की कमी है, वाटर रिजर्वायर्स की कमी है, और फिर नीचे एक एडिशनल फैक्ट फिगर्स भी आप ऐड कर देंगे, जिसकी बेसिस पे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये तरीकाकार है नोट्स बनाने का। किसी एक बुक को, एक मैगजीन को कंसल्ट कीजिए नोट्स मेकिंग में, जहां पे डाटा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन्ड हो, मेंशन्ड हो। एक से ज्यादा यानी 2 या 3 से ज्यादा सोर्सेज को आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और अहम सवाल कि जो नोट्स है वो हैंड रिटन होने चाहिए या डिजिटल होने चाहिए। डिजिटल का मकसद ये है कि आप कंप्यूटर पे बना लें, उसको कॉपी पेस्ट करके आप मटेरियल को वहां पे प्लेस कर दें और उस बेसिस पे भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये भी टोटली डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट की नेचर क्या है। करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट के अगर डिजिटल नोट्स बनाते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा और आपके लिए जो है वो टाइम वेस्ट होने से भी बच जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो करंट अफेयर सब्जेक्ट है वो रोजाना की बेसिस पे अपडेट होता है, तो नई बात आपने वहां पे एंड पे ऐड करनी होती है, जिसकी बेसिस पे आपके लिए फिर डिजिटल नोट्स आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं फॉर सब्जेक्ट लाइक करंट अफेयर्स, फॉर सब्जेक्ट लाइक पाकिस्तान अफेयर्स एंड फॉर सब्जेक्ट लाइक एसए। एंड उसके अलावा जो स्टैटिक नेचर के सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि इस्लामियात है जिसमें मॉडर्न डाटा की सच यूटिलिटी नहीं है, जिस से क्रिमिनोलॉजी है, जिस से इन्वायरमेंटल साइंसेज है या पॉलिटिकल साइंस है, इन सब्जेक्ट्स के अगर आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स जो है वो स्टैटिक होते हैं, क्योंकि डाटा स्टैटिक है तो उसमें कोई नया डाटा तो ऐड नहीं होता, जिसकी बेसिस पे उनके नोट्स जो है वो फिर हैंड रिटन हो सकते हैं। हैंड रिटन का फायदा ये है कि आप पहले खुद से चीज को पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप वहां से उठाते हैं। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बना रहे हैं और उसमें प्लेटो की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप ने कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा, और उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वहां से उठा के अपने नोट्स का पार्ट बना देंगे। और सिंस वो आगे को अपडेट तो होने नहीं है, जिसकी बेसिस पे आपके लिए फिर उसको डिजिटल बनाने में या डिजिटल नोट्स में कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। दैट इज वाई जो स्टैटिक नेचर के सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो नोट्स हैं वो फिर हैंड रिटन हो सकते हैं। एंड सब्जेक्ट्स लाइक पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और एसए, क्योंकि इनके नोट्स को अपडेट करने की जरूरत होती है रोजाना की बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, दैट इज वाई इनको फिर आप डिजिटल नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और अहम सवाल कि नोट्स की लेंथ क्या होनी चाहिए। सीएसएस में नोट्स की लेंथ वैसे टोटली डिपेंड करती है टॉपिक की नेचर के ऊपर। टॉपिक लेंथी है तो आमतौर पे नोट्स भी लेंथी होते हैं, लेकिन एक आइडियल जो लेंथ है किसी भी टॉपिक की, एक एवरेज टॉपिक की, वो है 2 to 3 पेजेस मैक्सिमम। 2 to 3 पेजेस का मतलब ये है 4 to 5 साइड्स ऑफ द पेजेस ऑफ द पेपर, यानी 4 से 5 जो साइड्स हैं वो मैक्सिमम होनी चाहिए किसी भी एक टॉपिक के नोट्स की बेसिस पे। यानी आप उसमें सिर्फ उस टॉपिक के अहम पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करेंगे, वहां पे मेंशन करेंगे, और वो नोट्स इस तरह से होने चाहिए जिसको 15 से 20 मिनट में रिवाइज भी किया जा सके। नोट्स मेकिंग का पर्पस यही होता है कि जो आपने आज से 2 महीने पहले पढ़ा था डिटेल में, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज जब आप पढ़ते हैं तो वही डिटेल दोबारा से आपको तैयार हो जाए, यानी दोबारा से आप उस डिटेल को रिकॉल कर पाए। नोट्स का पर्पस ये नहीं होता कि आज से आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा तो आज जो है आप इसको पढ़ेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक वो आपको समझ आ जाए। ऐसा नहीं होता नोट्स के अंदर। आप किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं, बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, बाद में उनके नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स की जो लेंथ होती है वो आमतौर पर जो मेन स्ट्रीम टॉपिक है उससे बहुत कम होती है, और जो नोट्स है उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान है, तो उसमें सिर्फ आपने मेंशन ये करना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस होता क्या है, इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, यानी इकोनॉमिक प्रोफाइल में पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट और फिगर्स हैं वो मेंशन करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक सेक्टर्स है, जो इंडस्ट्री है, सर्विसेज है और एग्रीकल्चर है, इनके इश्यूज क्या है, फिर इनके सोल्यूशंस क्या है, फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है, फिर किस तरह से टेररिज्म हमारी इकोनॉमी को जो है वो हिट करता है, और उसके अलावा जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो कैसे हिट कर रहा है। इन चीजों को डिटेल में करने की बजाय इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। और ये सारा डाटा आपका 4 to 5 साइड्स बेस हो सकता है, 2 से 3 पेज बेस हो सकता है। ज्यादा इससे ज्यादा अगर एक्सप्लेनेशन आप डालेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो नोट्स के नाम पे मिनी बुक्स बना रहे होते हैं। मिनी बुक्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर नोट्स के नाम पे एक अलग से बुक ही लिखनी है तो फिर उससे बेटर है वही बुक जो आपके सामने उसी को पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं होता, ना ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग भी है और काफी ज्यादा इसमें एफर्ट भी लगती है और उसका फिर एज सच कोई रिजल्ट भी नहीं होता। तो नोट्स की जो लेंथ है वो 4 to 5 साइड्स होनी चाहिए और 2 to 3 पेजेस मैक्सिमम हो सकते हैं। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक और अहम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि एक एस्पायरेंट पूछता है कि क्या उसको रेडीमेड नोट्स खरीदने चाहिए, क्या रेडीमेड नोट्स का कोई फायदा होगा उसको, वो एफर्ट करने से भी बच जाएगा और शॉर्ट टर्म बेसिस पे उसको नोट्स मिल जाएंगे जो कि वो पढ़ के सीएसएस आराम से पास कर सकता है। क्या ऐसा उसे करना चाहिए? इसका आंसर है हरगिज नहीं। उसकी वजह क्या है? जब आप नोट्स खरीदते हैं किसी और के बनाए हुए, तो उस बेसिस पे आपका जो एनालिसिस है वो डेवलप नहीं होता अबाउट दैट टॉपिक, क्योंकि आप उस टॉपिक को शॉर्ट वे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे समझ रहे हैं। जबकि तरीकाकार तो ये होना चाहिए, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा है, कि आप टॉपिक को खुद कंप्लीटली पढ़ते हैं, कंप्लीटली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद आप उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं। अगर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हुए हुए हैं तो उस सिनेरियो में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड टोटली एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया नहीं होता, तो लिहाजा इसमें आपका कोई फायदा नहीं होता। अपेरेंटली तो आपको फील आती है कि आपका टाइम बच गया और आपको फायदा भी हो गया, क्योंकि अब आपको मोटे मोटे पॉइंट्स तैयार हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का यानी उस टॉपिक का हर इंपॉर्टेंट एंगल आपको कंप्लीटली तब तक समझ आ ही नहीं सकता जब तक आप मेन स्ट्रीम टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। तो फिर यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या बने बनाए नोट्स खरीदने का कोई फायदा नहीं है? जी, इसका बिल्कुल फायदा है, अच्छा खासा फायदा है। आपको फायदा इसका नहीं है, जिससे आप नोट्स खरीद रहे हैं उसको इसका अच्छा खासा फायदा है, क्योंकि आप उसको पे कर रहे हैं इस चीज का। एक और अहम सवाल, क्या हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के नोट्स बनाना जरूरी है? इसका आंसर है नहीं। उसकी वजह यह है क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसा कि जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो एज सच कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस नहीं है, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, जो कि आप वहीं पे किताब को पढ़ के ही एज इट इज तैयार करके उसको पेपर में जाके लिख सकते हैं। तो लिहाजा उसके कोई एज सच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अलग से लिख के तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किताब में वो चीजें ऑलरेडी वहां पे मेंशन होती हैं। असल में नोट्स बनाए जाते हैं उन टॉपिक्स के जो कॉम्प्रिहेंसिव है, जो लंबे चौड़े हैं, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अलग से नोट्स का पार्ट बनाते हैं। जबकि 5 नंबर के क्वेश्चन में जो जनरल साइंस की एक बुक है, कोई भी अच्छी बुक ले लीजिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो ऑलरेडी हाईलाइटेड होंगे, उनको आप हाईलाइट कीजिए हाईलाइटर के साथ, जिसकी बेसिस पे आप उसको एज इट इज वहीं से ही तैयार करके अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जनरल साइंस जैसे सब्जेक्ट के नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर इस्लामियात के भी नोट्स नहीं बनाए जाते, लोग काफी सारे नहीं बनाते, क्योंकि मार्केट में जो इस्लामियात की बुक्स हैं उसमें ऑलरेडी इस्लामियात का एक क्वेश्चन इस तरह से एक्सप्लेन किया गया होता है कि आप उसको एज इट इज तैयार करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से नहीं है, जिसकी बेसिस पे आपके लिए इजी हो जाता है उसको तैयार करना। जबकि जो सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि करंट अफेयर्स है, जैसा कि पाकिस्तान अफेयर्स है, खासतौर पर करंट अफेयर्स, इसके नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक टॉपिक रोजाना अपडेट होता रहता है, नई नई चीजें अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी बेसिस पे आपको भी अपने नोट्स को अपडेट करना, यानी पहले तो उसके ऊपर नोट्स बनाना, फिर उन नोट्स को रोजाना की बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपडेट करना जरूरी हो जाता है। तो इन ग्राउंड्स पे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बनाना जरूरी है और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बनाना जरूरी नहीं भी है। और इसके अलावा जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जिनका डाटा स्टैटिक है, यानी जो मॉडर्न डाटा को एब्जॉर्ब नहीं करते, उनके नोट्स बनाना आमतौर पर ईजियर होता है। जैसे आप कोई भी सोर्स बुक को उठाते हैं, आप वहीं से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मेंशन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए उसके, और उसके बाद आपको स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स को अपडेट करने की इवन जरूरत भी नहीं है।
आज की इस वीडियो का सबसे अहम सवाल ये है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स के अंदर आखिर किन किन चीजों को इंक्लूड करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी टॉपिक हो, जैसा कि एक टॉपिक है क्लाइमेट क्राइसिस, तो क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशंस आपके नोट्स का पार्ट होनी चाहिए। अगर वो डेफिनेशन किसी भी सोर्स बेस्ड है, यानी उसको कोई इदारा बैक कर रहा है, कोई इदारे की जो है वो डेफिनेशन है, जैसा कि यूएनएफ ट्रिपल सी की डेफिनेशन हो सकती है, आईपीसीसी की डेफिनेशन हो सकती है, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। आपकी बात की क्रेडिबिलिटी ओवरऑल बढ़ जाती है जब आप कोई भी रेफरेंस्ड जो डेफिनेशन है वो मेंशन करते हैं। उसके अलावा उसका अगर कोई बैकग्राउंड है तो वो भी आपको मेंशन करना है। अच्छा, बैकग्राउंड में डिटेल नहीं लिखनी, ये नहीं है कि लेंथी पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं उसके अंदर, नहीं। बैकग्राउंड के अंदर सिर्फ अहम अहम पॉइंट्स जो हैं, जो जिनको आपने पेपर में जाके एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, फॉर द सेक ऑफ डायरेक्शन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके अलावा क्लाइमेट क्राइसिस के कॉजेस क्या हैं, उसमें मेन स्ट्रीम कॉजेज आप लिखेंगे, जैसा कि जीएजीसी इमिशंस हैं, जैसा कि डिफॉरेस्टेशन है। और उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन अगर कॉज है तो डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड कोई एक फैक्ट फिगर वहां पे मेंशन कर देंगे, कार्बन सिंक्स का आइडिया वहां पे दे देंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, लेंथी पैराग्राफ नहीं लिखने, सिर्फ पॉइंट्स में वहां पे मेंशन करना है कि आपने डिफॉरेस्टेशन में एक्चुअली में क्या चीजें लिखनी है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। और उसके अलावा कॉजेज के बाद इंप्लीकेशंस, फिर सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस। उसके अलावा अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड मैप्स हैं, यानी क्लाइमेट क्राइसिस दुनिया के किन एरियाज को हिट कर रहा है, उसके ऊपर अगर आपको मैप तैयार है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा रेफरेंसेस, वो बुकिश रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, कोई क्रेडिबल मैगजीन बेस्ड रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, या फैक्ट फिगर्स भी हो सकते हैं, या इस तरह से कोई इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जैसा कि आईपीसीसी है, यूएनएफ ट्रिपल सी है, यूएनईपी है, यूएनडीपी है, यूएनसीबीडी है, यूएनसीसीडी है, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे .com है। तो इस तरह के आप इवन वेबसाइट बेस्ड जो रिसोर्सेज है उनको भी मेंशन कर सकते हैं। अगेन वही बात, इनको फुल्ली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंट्स देने हैं कि इनकी एक डेफिनेशन है, इनका एक फैक्ट और फिगर है जो आप वहां पे ऐड कर देंगे, जिसको कल को आपने अपने पेपर में यूज करना है अपने डाटा को बैक करने के लिए। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को ऐड करना है अपने नोट्स के अंदर। इसके अलावा और भी कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है जो कि टॉपिक ओरिएंटेड हो सकती है, उसको भी आप अपने नोट्स का पार्ट बनाएंगे। पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस होता क्या है, वाटर प्रोफाइल क्या है पाकिस्तान का, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कितना है, वाटर स्ट्रेस्ड होने का क्या मकसद है, वाटर क्राइसिस का क्या मतलब है, और इसी तरह से और भी 2-4 डिग्रीज हैं तो वो भी मेंशन करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान में क्या कॉजेज हैं वाटर क्राइसिस के, लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा और भी मल्टीपल रीजंस हैं, फिर इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, फिर इसके सोल्यूशंस क्या हैं, फिर कोई कंट्री अगर है, कोई केस स्टडी है, किसी और कंट्री ने वाटर क्राइसिस को फेस किया और उसने अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व किया, तो कैसे रिजॉल्व किया, क्या वो पाकिस्तान के लिहाज से अप्लाईकेबल है। तो इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, वो आपने अपने नोट्स का पार्ट बनाना है। और फिर करंट सिनेरियो में चलने वाला पाकिस्तान इंडिया जो इंडस वाटर ट्रीटी कंट्रोवर्सी है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अगेन वही बात, डिटेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपने उसका भी शॉर्ट वर्जन वहां पे मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ताकि आप जब आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद उसको रिवाइज करें तो नोट्स की बेसिस पे आपको वो सारी चीजें, वो सारी डिटेल तैयार हो जाए, रिमेंबर हो जाए, रिकॉल आप कर सके, जिसको आपने कल को पेपर में एक्चुअली में जाके लिखना है। तो इस तरीके से नोट्स के अंदर इन इन चीजों को ऐड किया जा सकता है। एक और अहम सवाल कि अपने डाटा को बैक करने के लिए एक स्टूडेंट को, एक एस्पायरेंट को कितने फैक्ट फिगर्स का आइडिया होना चाहिए, और ये फैक्ट फिगर्स कहां से आते हैं या क्या सोर्स हो सकता है इसका। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स आमतौर पर दोनों एक्सट्रीम में चले जाते हैं। बाज वक्त कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल कोई फैक्ट फिगर को तैयार नहीं करते, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हर चीज को तैयार करना शुरू कर देते हैं, बीसीओ फैक्ट फिगर्स को तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों केसेस में प्रॉब्लम है, ना आपने कोई सैकड़ों फैक्ट फिगर्स तैयार करने हैं, ना ही आपको ऐसा हो कि कोई भी फैक्ट फिगर का पता ना हो। आपकी एक जो है वो बैलेंस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और वो कैसे होती है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास 5 to 7 फैक्ट फिगर्स होने चाहिए। यानी अगर आप टॉपिक डिस्कस करें वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो वाटर क्राइसिस से रिलेटेड 5 to 7 रीसेंट जो फैक्ट फिगर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपका टॉपिक है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, तो बजट 2026 का पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीजें जो मेंशन की गई है उनका भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट बातों का, मोटी मोटी बातों का आपको पता होना चाहिए। अगर टॉपिक है यूएस ईरान इसराइल जो रिसेंट वॉर है, इससे रिलेटेड भी आपको 5 से 7 जो है वो फैक्ट फिगर्स का आपको आइडिया होना चाहिए। ये फैक्ट फिगर्स आमतौर पे आपको डिफरेंट इंडेक्सेस में मिल जाते हैं। इंटरनेशनली रोजाना की बेसिस पे रिपोर्ट्स आती रहती हैं, न्यूज आती रहती हैं, डेवलपमेंट्स आती हैं, अपडेट्स आती हैं, उसमें भी ये फैक्ट फिगर्स आमतौर पे मेंशन्ड होते हैं। तो उन सिनेरियो में आप इन सोर्सेज को कंसल्ट कर सकते हैं इन फैक्ट फिगर्स को
लर्न करने के लिए। आज की वीडियो का एक और अहम सवाल कि ये जो टॉपर्स हैं इनके नोट्स कैसे होते हैं। इन टॉपर्स के नोट्स शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, इजीली रिवाइजेबल होते हैं, पॉइंट्स फॉर्म में होते हैं, इनरिच्ड विद डाटा, फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं। आमतौर पे उसमें फैक्ट फिगर्स अच्छे खासे मेंशन होते हैं और वो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं जिनको 15 से 20 मिनट में रिवाइज किया जा सकता है। वो मिनी बुक्स की तरह नहीं होते, उसमें हर चीज ऐड नहीं की गई होती, उसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको पढ़ने से आपको पूरा टॉपिक जहन में आ जाता है और उसी बेसिस पे उस टॉपिक को फिर पेपर में जाके एड्रेस किया जाता है, उसको अटेम्प्ट किया जाता है। और वीडियो के आखिर में मैं उन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो आमतौर पे स्टूडेंट्स करते हैं, जिसमें सबसे पहली मिस्टेक है लेंथी पैराग्राफ मेकिंग। बहुत सारी लंबे चौड़े पैराग्राफ जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं नोट्स के अंदर और बाद में कलर्स भी उनको देना शुरू कर देते हैं। याद रखिए कि एफपीएससी हमेशा रिवीजन और एनालिसिस को रिवॉर्ड करता है बजाय लेंथी डाटा कलेक्शन के या डाटा के एक्यूमुलेशन के। उसके अलावा काफी सारे लोग नोट्स बनाते हैं डाटा को पढ़े बगैर, यानी टॉपिक को पहले उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, पहले वो नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डाटा को अंडरस्टैंड आपने नहीं किया, अभी तक पढ़ा नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो आपने उठाने और नोट्स का पार्ट बनाने हैं। ये हो ही नहीं सकता। इसलिए तो बने बनाए नोट्स आपके लिए यूजफुल नहीं होते आमतौर पर। तो पहले डाटा को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा के नोट्स का पार्ट बनाइए। और इसके अलावा डाटा को काफी सारे लोग ऑर्गेनाइज करने की बजाय वो उसको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि कोई भी डाटा कहीं से भी मिल रहा है उसको नोट्स का पार्ट बना देंगे। उनको ये नहीं पता कि ये डाटा कहां पे यूज होना है, यानी उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंशन करना जरूरी है कि ये डाटा इस सवाल में यूज होगा, वो डाटा वहां पे यूज होगा, ये फैक्ट फिगर इस जगह पे यूज हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं करते। कोई भी डाटा कहीं से भी उनको मिलेगा वो अपने नोट्स का पार्ट बना लेंगे उसको। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि पढ़ने के ऊपर टाइम लगाने की बजाय, यानी स्टडी करने की बजाय, स्टडीइंग के ऊपर टाइम लगाने की बजाय वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बनाएंगे नोट्स मेकिंग के ऊपर। एक स्टूडेंट एवरेज बेसिस पे हाफ एन आवर या एक आवर के लिए रीडिंग करता है और नोट्स बनाने में वो 8 घंटे लगा देता है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स को आमतौर पे अवॉइड करनी चाहिए नोट्स मेकिंग में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पे लोग सीएसएस में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं की होती, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जो उन्होंने स्टडी किया होता है उसको वो रिवाइज नहीं करते। थैंक यू।